ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सं लं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। Namaste to all. Welcome back. Today we will discuss about the Naisargik Karaka of Ketu. Uh, केतु की अगर बात स्टार्ट करें तो हमको दानव और असुरों की बात करनी पड़ेगी। अ, पुराणिक स्टोरीज में आई गेस विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में इसका विवरण मिलता है जब समुद्र मंथन हुआ था, जो कि सुर और असुर देवों और दानवों ने मिलकर करा था। और उसके बाद जब नेक्टर जो कि अमृत होता है जिससे इमॉर्टलिटी गेन करी जा सकती है, जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो विष्णु भगवान ने देवों को और दानवों को दो अलग अलग कैटेगरीज में बिठा दिया था। और उन्होंने मोहिनी का रूप लिया था और बहुत ही एक सुंदर नारी बन के आए थे। और वो उन्होंने देवों को अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था। तो एक असुर को ये बात समझ में आ गई और वो तुरंत आके देवों की सेक्शन में जहाँ पे देव बैठे हुए थे वहां आके बैठ गया। और वहां पे जैसे ही वो आके बैठा और उसको नेक्टर सर्व हुआ, तो जैसे ही ये प्रोसेस हो रहा था तो सूर्य और चंद्रमा ने इस चीज को देख लिया और उन्होंने तुरंत विष्णु भगवान को इन्फॉर्म कर दिया। और उसके उपरांत उस दानव का धड़ से सर अलग कर दिया गया, बट नेक्टर उसकी बॉडी में चला गया था। सो इस तरह से उस दानव के दो पार्ट्स रह गए जो कि दोनों के दोनों इमॉर्टिलिटी की फॉर्म में आ गए, जो कि मर नहीं सकते। एक पार्ट में सर रह गया और एक पार्ट में बॉडी रह गई, सर के नीचे की जितनी भी सारी बॉडी रहती है वो रह गई। सो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस पौराणिक स्टोरीज का, जो कि हम लोगों के अंदर हमेशा ही चलता रहता है। जो भी ये पौराणिक स्टोरीज हैं ये इंटरसेटलर स्पेस में या कॉस्मोस में किसी टाइम पे हुई है। और ये हमारे अंदर कंटिन्यूसली ये जो एक एस्पेक्ट है देव और दानव का और सुर का और असुरा का, वो इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे पे चलता रहता है। जिस तरह से हम लोग बॉर्न होते हैं, वो जो कॉम्पोजिशन है जो देव का और दानव का, वो मल्टीट्यूड ऑफ लेयर्स और मल्टीट्यूड ऑफ डायमेंशंस के साथ हमारे पे सुपर इम्पोज होता है। और फिर जब ग्रहज जो कि अपने आप में बीइंग्स होते हैं हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से, वो सिर्फ फिजिकल बॉडीज नहीं होते हैं, उनमें परम अंश सुप्रीम अंश होता है जो कि हम ह्यूमंस के कंपैरिजन में काफी पावरफुल और काफी हाई लेवल पे है। सो वो हमको अपने कॉम्पोजिशन के हिसाब से इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। और इसी चीज को हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इवेलुएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो फिर इंसान के प्रिडिक्ट के लिए प्रिडिक्शंस करते हैं या फिर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सो कमिंग बैक टू केतु, केतु उस दैत्य का, उस दानव का वो पार्ट है जो कि हेडलेस है और जिसमें सर नहीं है, और उसमें एक बॉडी है जो कि तड़पती रहती है। और उसके हिसाब से फिर हम लोग बाकी इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। सो अब नैसर्गिक कारका केतु की स्टार्ट करें तो केतु के सबसे पहले नैसर्गिक कारका मैं बताना चाहूंगा, वो होता है ट्रेडिशन और परंपरा। अ, केतु किसी भी ट्रेडिशन को, किसी भी परंपरा को पूरी तरह निभाने के लिए
उसको चलाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए पूरा एक मोटिवेशन देता है और एक लगन देता है। और कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे वो कोई वैदिक साइंसेज हो, चाहे वो कोई डांस हो, या वो किसी भी और फॉर्म में कोई एक ट्रेडिशन चला आ रहा हो, कि आप गुरु शिष्य परंपरा हो या कोई और फॉर्म की परंपरा हो, तो वो सारी की सारी चीजों को केतु रिप्रेजेंट करता है। वो रॉयल प्लेसेस में भी कोई परंपरा हो कि कोई किसी तरह से कोई चीज को करा जाता हो, या कोई रीति रिवाज हो कि इसके बाद ये आदमी आके यहाँ का कारोबार संभालता है और वो इस तरह से प्रोसेस करता है। तो इन जनरल इस पूरे ट्रेडिशन को, किसी भी फॉर्म में किसी ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए और रादर उसको चलाए रखने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं, उन सब के लिए नैसर्गिक कारक का केतु होते हैं और वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैरिज, जहां तक हम बात करें लीनिएज को बनाए रखने के लिए, अपने कुल को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए रखने के लिए, ताकि परंपरा बनी रहे, परिवार का नाम बना रहे, दुनिया में सब कुछ चलता रहे, उस चीज को भी केतु रिप्रेजेंट करता है। अब मैरिज का नॉर्मली जो नैसर्गिक कारक होता है वो वीनस होता है। वीनस सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस को कालपुरुष में, कालपुरुष की राशि में रिप्रेजेंट करता है। बट मैरिज मेंटेन करने के लिए, मैरिज होने के लिए, फॉर लीनिएज कि बच्चे हो सकें और आगे की आगे आने वाली पीढ़ियां बन सकें और चल सकें, इसके लिए जो मैरिज होती है उसके लिए भी उसका कारक का केतु होता है। सूर्य देव भी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव ग्रह माने जाते हैं। हालांकि वो क्रूर होते हैं, पर जहां पे भी धर्म निभाने की बात हो और जहां पे भी पायस फॉर्म में एक रिलेशनशिप मेंटेन हो और मैरिज हो और सोसाइटी के अंदर उसके नॉर्म्स फॉलो करे जाएं, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स बनाए जाएं और उसके हिसाब से हम लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करते रहें, ताकि एक बैलेंस एग्जिस्टेंस हमारा बना रहे, हम लोग ग्रोथ कर सके। सो उसके लिए सूर्य देव भी मैरिज के लिए काफी सपोर्टिव होते हैं। ऑन द अदर साइड, केतु, जैसे मैंने बताया है कि काफी एक हेडलेस होता है। तो एक फॉर्म में अगर हम बात करें तो जितने भी तरह के क्रेजी लोग होते हैं या बड़े फंकी किस्म के लोग होते हैं कि वो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, या तो उल्टे सीधे तरह का मेकअप करते रहते हैं, या उल्टे सीधे तरह से अपनी बॉडी में कुछ करवाते रहते हैं, या तो वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन उनका बड़ा अजीब सा हो, फंकी सा हो, बड़ा क्रेजी सा हो, कि हमको देख के लगे कि ये क्या पागलपन है, ये किस तरह का क्या कर रखा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो अजीब अजीब जगह पे बॉडी में पियर्सिंग करा लेते हैं, आप अजीब अजीब तरह के टैटूज लगा के घूमते रहते हैं, अजीब अजीब तरह से अपने बालों को डेकोरेट करते रहते हैं, कोई हरे रंग का कर दिया, कोई पीले रंग का कर दिया, किसी ने अपनी आंखों के अंदर और पूरे कानों के अंदर, कानों से लेकर आंखों तक पियर्सिंग करवा ली। तो ये जितनी भी थोड़ी एक फंकी किस्म की चीजें हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान को लगेगा कि ये कुछ अजीब है और ट्रेंड से थोड़ा सा क्रेजी फॉर्म इसमें इंसान का दिख रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें हमको केतु से रिप्रेजेंट होती हैं। आ, केतु काफी मिस्टिक भी होता है, तो काफी छुपा रुस्तम प्लेनेट होता है। और ये हाइडिंग थिंग्स और सीक्रेट्स की हम लोग आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्म में केतु एक साधु को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि केतु एक हेडलेस बॉडी है, और बॉडी का फाइनल इस संसार में बिना हेड के रहते रहते उसकी सारी मंशाएं मर जाती है, और उसके बाद उसको ये महसूस होता है कि उसका जो फाइनल एम है वो लिबरेशन है, ताकि वो इस बॉडी से लिबरेट हो जाए। सो किसी भी फॉर्म में जो साधु होते हैं, जो कुछ मिस्टिक्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ अपनी पावर से वो लोग काफी कुछ काम कर सकते हैं, कुछ करिश्मा दिखाने के काम कर सकते हैं, कुछ चौंकाने वाले काम कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो भी उसका नैसर्गिक कारक का केतु होता है। तो अगर हम ऐसे देखें कि जो हमारा हेड होता है, जहां से हम बैठ के सोचते हैं किसी भी चीज को,
वहां से जब हम बैठ के किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में हमारे विचार बनते हैं, हमारे दिल में डिजायर्स पैदा होती हैं, उसको अक्वायर करें, चाहे उसको देखें या किसी भी चीज को जाके महसूस करें, या उसके साथ कोई भी तरह की और क्रीड़ा करें, या तो अपने आप को अम्यूज करें, एंटरटेन करें, अ, कुछ भी ऐसी चीज करें। तो केतु की जो सारा हेड तो पहली बात होता नहीं है, और दूसरी बात हेड नहीं होगा, सर नहीं होगा, तो आंखें भी नहीं होंगी। तो जितनी भी ज्योतिष में जो दृष्टि की बातें होती हैं, जहां पे भी ग्रह दृष्टि की बात हो रही है, वहां पे केतु की ग्रह दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि केतु के पास आंखें ही नहीं है। और केतु की जो सारी डिजायर्स हैं, जो केतु का सारा फोकस है, वो इस वर्ल्डली फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि वो नॉर्मली इन सब चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। उसका प्राइमरी फोकस जो रहता है, वो इमेंसिफिकेशन की तरफ रहता है, वो मोक्षा की तरफ रहता है, वो अंतर्ज्ञान की तरफ रहता है, वो इंसान को अंदर की तरफ लेके जाता है। और केतु इंसान में सबसे पहले तो वो आ, आ, एक एस्पेक्ट, एक फोर्स क्रिएट करता है इंसान के अंदर इमेंसिफिकेशन और मोक्ष के बारे में सोचने की, फिर उसको समझने की, और उसके बारे में फिर आगे काम करने की, और आगे फिर किसी मार्ग को पकड़कर उस पे प्रगति करने की। सो जितनी भी जो कॉन्सेप्ट है कि cosmos is inside the body, it's we are a part of the supreme being, and we just need to realize it. Moment we realize it, all the chakras, are open in our body, and kundalini is free flowing. तो वो जो एस्पेक्ट है, जब कुंडलिनी शक्ति राइज होती है एक एक चक्रस में, जब वो आगे बढ़ती है, तो इसका सबसे पहला ये मतलब होता है कि वो जो चक्रा जो तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस तत्व के ऊपर जो भी जातक है उसका पूरा कंट्रोल आ गया है। अब वो तत्व जो कि पंच तत्व हमारी संख्या फिलॉसफी में डिस्क्राइब्ड है, संख्या फिलॉसफी जिसके बेसिस पे हमारा वेदांग ज्योतिष बना है, उसमें जो पंच तत्व एक्सप्लेन करे गए हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एथरल बॉडी के अंदर चक्रस होते हैं। चक्रस फिजिकल बॉडीज में नहीं होते हैं, जो कि हम चक्रस की बात करते हैं। तो एक जो कुंडलिनी राइज का जो एक एस्पेक्ट है, जो कि एक एक तत्व को पूरे कंट्रोल पे ले लेने का है। जैसे मूलाधार चक्र, कोई बोलता है कि कुंडलिनी मूलाधार चक्र से आगे वाले चक्र में चली गई है, तो मूलाधार चक्र जिस भी इंसान के साथ ये चीज हो जाएगी, भूतत्व जो कि मूलाधार चक्र का बेस है, जितना भी फिजिकल फॉर्म है, जितना भी वर्क है, जितना भी अचीवमेंट्स है, और जितना भी गेन्स का जो एस्पेक्ट है, वो पूरा के पूरा उस आदमी के कंट्रोल में हो जाएगा। और वो इन चीजों के बंधन से और इन चीजों की पावर से गवर्न नहीं होगा, वो इन चीजों को, इन इस पावर को ओवर रूल कर सकता है। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जितनी भी इनसाइड एक्सप्लोर करने का जो एस्पेक्ट होता है हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर, या हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर, और एंटायर कॉस्मोस को अपने अंदर देखने का जो एक एस्पेक्ट होता है, वो सारा के सारा केतु गवर्न करते हैं, और केतु उनके नैसर्गिक कारक होते हैं। अब बॉडी के अंदर जाना और कॉस्मोस को जब कोई इंसान अपने अंदर देख लेगा, तो बाहर की दुनिया आ, के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा कि यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं। सब लोगों के ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जिन फोर्सेस को और अपने ज्ञान इंद्रियों को यूज करके वो लोग ये समझ रहे हैं कि बाहर एक रियल लाइफ चल रही है, बट एक्चुअल में बाहर एक माया का मैनिफेस्टेशन चल रहा है। तो वो इस पूरे मैनिफेस्टेशन में जहाँ जहाँ पे भी उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती, वहां से
फिर वो डिटैचमेंट का एक एस्पेक्ट बहुत जातक के अंदर उभार के लेके आता है, और उसको किसी भी फॉर्म में डिटैच करने के लिए माया से केतु पूरी तरह से काम करता है, और इस चीज का नैसर्गिक कारक होते हैं। सो हमने कुछ समय पहले एक तपस्वी योगा की बात करी थी, जिसमें वीनस, सैटर्न और केतु आपस में योगा बना रहे हों, या आपस में ट्राइन्स में हो, या तो ये योगा पूरा होता है। उसमें हमने बात करी थी कि केतु डिटैचमेंट देता है, और किसी भी तपस्या को करने के लिए हमको क्योंकि किसी भी तपस्या को करने के लिए काफी रूल्स होते हैं, उसमें हम मूव नहीं कर सकते हैं, और हमारा कोई भी किस्म की चीज के अंदर, वर्ल्डली चीज के अंदर अगर इंटरफेरेंस आता है, या हमारा थॉट प्रोसेस उनके अंदर किसी भी वर्ल्डली चीज के अंदर जाता है, अपने फैमिली की तरफ जाता है, कुछ गेन की तरफ जाता है, कुछ काम की तरफ जाता है, तो वो तपस्या या कुछ प्लेजर की तरफ जाता है, कि हम सेंसुअल प्लेजर्स या किसी और प्लेजर्स की तरफ सोचें या कुछ करें, तो वो तपस्या में फिर हर्डल्स आते हैं, और वो तपस्या ब्रेक भी हो सकती है, टूट भी सकती है। ऐसा पौराणिक स्टोरीज में भी डिपिक्ट करा गया है कि कैसे कुछ अ, ऋषियों की कुछ की तपस्या को भंग करने की कोशिश करी गई थी। सो केतु जो हमारे को, स्ट्रॉन्ग केतु जो होता है वो इंसान में बहुत अच्छी डिटैचमेंट की पावर देता है। और इन जनरल हाउसेस की अगर हम बात करें, हम वैसे हाउसेस आने वाले लेक्चर्स में एक बार फॉर्मली सारे कवर कर लेंगे, ताकि डाउट्स ना रह जाएं, और हम लोग बड़े क्लियरली और फोर्सफुली एक एक हाउस को पिन पॉइंट करके बोल सकें कि इस हाउस से ये चीज देखी जाती है। अभी हम इस लेक्चर को आगे आने वाली स्लाइड्स में कवर कर लेंगे। बट ट्वेल्थ हाउस इन जनरल किसी भी चीज में गिविंग अप, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज, किसी भी चीज में त्याग, किसी भी चीज का डिटैचमेंट, किसी भी चीज का इमेंसिपिकेशन की फॉर्म में, लिबरेशन की फॉर्म में हम लोग ट्वेल्थ हाउस को यूज करा करते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस गिविंग अप है, और फर्स्ट हाउस बॉडी है। तो ट्वेल्थ हाउस इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो गिविंग अप ऑफ द बॉडी है, एंटायर टोटलिटी में गिविंग अप है। सो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कि पहले तो इंसान का डिटैचमेंट हो, कि वो माया में उसका इंटरेस्ट कम हो जाए, या वो इमेंसिपिकेशन, मोक्ष और अंतर्ज्ञान की बात करने लगे, कि परमेश्वर मुझ में वास करते हैं, और मैं परमेश्वर का ही पार्ट हूँ। मुझे बाहर मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, जहां मैं बैठा हूँ वहां भी परमेश्वर है, जहां मैं देख रहा हूँ वहां भी परमेश्वर है। तो इस तरह का जो पूरा एक एक सराउंडिंग है, जो एक पूरा थॉट प्रोसेस है, जो एक पूरा जाल हमारे दिमाग में जो बुनता है, जो प्लैनेट जो हमको इस इन सब चीजों की तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है, और फिर मोटिवेट करके हमसे काम करवाता है, वो केतु ही है। और जो ये एक्सटर्नल ग्रह जो सारे होते हैं, ये हमारे ऊपर इसलिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारी जो बॉडी है वो पंच तत्व से ही बनी है। हमारे में एक माइंड है जो कि हमारा मून से रिप्रेजेंट होता है, हमारे में एक सोल है जो कि सन से रिप्रेजेंट होता है, और हमारी एक बॉडी है। सो अगेन कमिंग बैक टू द नैसर्गिक कारका ऑफ केतु, अभी हमने बात करी ट्रेडिशन की, किसी भी फॉर्म में ट्रेडिशन को निभाने की, और इंक्लूडिंग मेंटेनिंग मैरिज एंड लीनिएज, वो भी एक ट्रेडिशन है। हमने साधुस की बात करी, कुछ फंकी क्रेजी लोगों की बात करी, कुछ मिस्टिक लोगों की बात करी, जिनके पास पावर होती है, और वो कुछ अजूबे कर सकते हैं, या लोगों को अम्यूज भी कर सकते हैं। केतु एक आउटकास्ट भी होता है, जिसको अगर हिंदू धर्म के हिसाब से जो वर्ण समुदाय का बना था, उसमें ऐसे लोग माने कि जिनको कुछ जमाने के लिए अछूत बोला जाता था, या फिर उनको सोसाइटी में प्रिविलेजेस नहीं दी जाती थी, उनको बाहर रखा जाता था, और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी कर्ब करे जाते थे, और उनको एक डिग्निफाइड स्टैंड नहीं दिया जाता था, उनको हमेशा दूर दूर रखा जाता था, और उन लोगों में एक अ, शूद्र होने की, या एक निचला दर्जा होने की, या एक लोअर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस में होने की फीलिंग दी जाती थी। तो ये
जितने भी किस्म के लोग हमको आज के मॉडर्न फॉर्म में मिलते हैं, अ, या तो एक अदर डायमेंशन में हम बात करें तो ये कुछ उस तरह के लोग होते हैं जो कि हमारे कल्चर से बहुत डिफरेंट हो। वो एग्जैक्टली फॉरेनर भी ना हो और हमारे कल्चर से बहुत डिफरेंट हो, जिनसे हमारा काफी डिफरेंस हो। तो उन लोगों को भी केतु रिप्रेजेंट करता है, केतु इन लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अ, एक फॉर्म में अगर हम फॉरेनर्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, जो कि वर्ल्डली अभी हम ग्रॉस फॉर्म में जब हम बात कर रहे हैं, तो इन जनरल राहु इज द कारका फॉर फॉरेनर्स ऑल द टाइम। एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नेटिव है जो कि श्रीलंका को बिलोंग करते हैं, और मान लीजिए वो जाते हैं और जर्मनी में जाके वो अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे वो मान लीजिए जर्मनी में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, जर्मन लोगों से मिलते हैं, बाकी यूरोपियन लोगों से मिलते हैं जो वहां पे रहते हैं, फ्रांस के लोगों से मिलते हैं, इटली के लोगों से मिलते हैं, कुछ अमेरिकन लोग भी वहां पे रहते हैं उनसे मिलते हैं। अ, और दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो कुछ उनके होम कंट्री की नेबरिंग कंट्रीज जैसे मलेशिया हुई, थाईलैंड हुई, इंडोनेशिया हुई, साउथ ऑफ इंडिया हुई, यहाँ के लोगों से भी मिलते हैं। तो ये दोनों लोग उस श्रीलंकन जातक के लिए, एज लॉन्ग एज हम नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे फॉरेनर्स हैं। बट अगर हम यहाँ पे फॉरेनर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें तो जो साउथ ऑफ इंडिया के लोग हैं, जो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के लोग हैं, उन वो लोग उनके कल्चर से श्रीलंका से फिजिकली बहुत दूर नहीं है। अगर हम देखें ये कंट्रीज तो, और उनके बारे में क्योंकि वो फिजिकल विसिनिटी में रहते हैं तो कुछ बहुत आइडिया होगा श्रीलंकन आदमी को उन सब के बारे में। बट तो इस इस एग्जाम्पल में जो एशियन कम्युनिटी उस आदमी के लिए रहेगी, जो कि उसके कल्चर से हो सकता है थोड़ी मिलती जुलती हो, जिसके बारे में उसने सुना हो, या फिर ज्यादा उसकी जितनी एफ्लुएंट नहीं हो, वो सारी की सारी केतु की कैटेगरी में मैं डालना चाहूंगा। और बाकी जितने भी दूसरे किस्म के नेशनैलिटी के लोगों से वो मिलता है इन जनरल, जैसे जर्मन लोगों से, बाकी यूरोपियन लोगों से या अमेरिकन लोगों से, वो उसकी कुंडली में राहु की तरह काम करेंगे। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, अगर हमको वापस किसी भी फॉर्म के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ये जो सारा मैंने एग्जांपल लिया है ये एक पर्टिकुलर टिपिकल सिचुएशन है। बट इन जनरल जब भी हम फॉरेनर्स को देखेंगे तो सबसे पहले हम राहु को यूज करेंगे। ये जो सिचुएशनल एग्जांपल अभी दिया है, ये किसी और या सिमिलर काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस में यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। फॉर द मोमेंट केतु को हम आउटकास्ट या डिफरेंट कल्चर के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि टोटली हमारे लिए फॉरेनर्स नहीं है, ऐसे हम डील करें तो ज्यादा सूटेबल रहेंगे। अनदर फॉर्म, केतु, जैसा कि हमने बात करी कि ये काफी हेडलेस होते हैं। तो हेडलेस होने के पॉइंट ऑफ व्यू से केतु दो तरह के एस्पेक्ट्स में बहुत स्ट्रांगली काम करता है। ऑन द पॉजिटिव साइड, जितनी भी बॉर्डर या इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जितनी भी किसी कंट्री की या किसी भी और फॉर्म में, मोस्टली कंट्रीज की, सो उनका जो ऑपरेशन है ऑन ग्राउंड्स, जो कि जो लोग वहां पे जाके काम करते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए जाके कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सारे लोग भी केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव फॉर्म में उन लोगों को सिर्फ ऑर्डर लेना होता है, ज्यादा नहीं सोचना होता है, और जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है हायर लेवल डिफेंस डिपार्टमेंट में या हायर लेवल डिफेंस के लोगों ने, मार्स ने फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली, क्योंकि मार्स इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस को लीड करते हैं और वो उसके पूरी तरह से उनके हाथ में रखते हैं, सिक्योरिटी के कारक होते हैं, डिफेंस के कारक होते हैं। तो केतु वो सारे लोग होते हैं जो कि ऑपरेशनल
साइड में मार्स की मदद करते हैं। जो जितने भी किस्म के वो सैनिक होते हैं जो जाके सिक्योरिटी का काम करते हैं, और जो स्ट्रैटेजीज जैसे हमने बात करी, मार्स ने जो भी नीतियां बनाई है और जिस तरह से काम होना चाहिए वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उनको फॉलो करें। ऑन द नेगेटिव साइड हम लोग केतु को उन लोगों के, उन फैनेटिक्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं जो कि बिल्कुल हेडलेस होते हैं, और जो कि किसी कॉज के लिए बहुत एक्सट्रीम चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी जान ले भी सकते हैं और दूसरों की जान अपनी जान दे भी सकते हैं और दूसरों की जान ले भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेररिस्ट बीच किसी सभा में कहीं पे कुछ गैदरिंग हो रही है, वहां पे बम लगा के अपनी बॉडी में आ जाता है और वो बीच में आके बैठ जाता है, और वो फिर वो बम को ब्लो कर देता है, खुद भी मर जाता है, बहुत सारे लोगों को भी मार देता है। तो ये जो बहुत पागलपन का काम जो उस इंसान ने करा है, उसको जिस भी तरह से मोटिवेट करा गया हो, उसको जो भी रीजन से, चाहे उसके दिल में हेट्रेड डेवलप करी हो, चाहे उसके दिमाग में कुछ रिवेंज लेने की भावना हो, या उसके दिमाग में कुछ बहुत रिटेलिएट करने की भावना हो, बहुत ऑपरेस्ड हो, बट किसी भी फॉर्म में इस तरह की ब्रूटैलिटी विद सिविलियंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस तरह की जो भी हेडलेस एक्टिविटी जो टेररिस्ट करवाते हैं, या फिर जो इस तरह की लोग करवाते हैं, उनकी जो ऑपरेशनल जो कार्यकर्ता होते हैं इस डोमेन के, वो भी केतु दिखाते हैं, केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। आ, केतु रिवोल्ट भी रिप्रेजेंट करते हैं। शनि भी एक तरह से एक फॉर्म में रिवोल्ट रिप्रेजेंट करते हैं, बट केतु इन जनरल फोर्स को यूटिलाइज करके और किसी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में डिफेंस को लेके और इस तरह की चीजों को लेके रिवोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आ, और डिफरेंट डायमेंशंस में अगर हम जाएं, तो हमने बात करी थी कि जो लैंड होती है, जो कंस्ट्रक्शन पूरी प्रॉपर्टी होती है, उसके जो कारका होते हैं वो मंगल होते हैं। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी कंस्ट्रक्टेड प्रेमाइसेस हैं, कंस्ट्रक्टेड हाउसेस हैं, या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, उन सब के कारक का केतु होते हैं। और केतु जैमिनी सूत्र में हम देखेंगे ब्रिक्स को, जो कि ईंटें होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमारे को आ, घर का सवाल हो, किसी अपार्टमेंट का या किसी छोटी बिल्डिंग का उस तरह का सवाल हो, या उस तरह के जातक क्वेरी कर रहा हो, या उस तरह के एस्पेक्ट को देखना हो, तो भी हमको केतु को यूज करना चाहिए। और केतु इसके नैसर्गिक कारक होते हैं। आ, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी केतु में होती है कि केतु में बातों को छुपा के रखने की बहुत बड़ी ताकत होती है। वो चीजों को बहुत अच्छी तरह से छुपा के रखते हैं और सीक्रेसी बनाए रखे रहते हैं। इसीलिए वो डिफेंस में और सिक्योरिटी में काम कर पाते हैं, क्योंकि जो डिफेंस के जो सीक्रेट होते हैं वो अलग अलग हायरकी में भी सेम डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं पता होते हैं, और रादर जो लोग उनमें काम कर रहे होते हैं, उनको वो सीक्रेट्स ना अपने मित्रों को, ना अपनी फैमिली को, ना किसी और जान पहचान के लोगों को वो बताने की इजाजत होती है। तो जो इंसान उस चीज को पचा सकता है, किसी भी गुप्त चीज को अपने पेट में छुपा के रख सकता है, वो आदमी उन सब डिपार्टमेंट में, उन सब चीजों में के लिए काम करने के लिए लायक है। क्योंकि चाहे वो कितना भी केपेबल हो, अगर वो अपने सारे सीक्रेट्स किसी पार्टी में जाके, या फिर अब शराब के नशे में, या फिर किसी के और बहकावे में आकर अगर सबको वो बताता फिरता है, तो वो आदमी फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहाँ पे सीक्रेट्स बना के रखने हैं, काम करने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो सबको बता देता है, तो फिर कुछ सीक्रेट ही नहीं रहा, और सारी मेहनत पे इतने सारे लोगों ने जो जो मिशन बनाया है उस पे पूरा पानी फिर गया। सो केतु के पास सीक्रेसी रखने की बहुत अच्छी पावर होती है। आ, केतु एक बहुत बड़ा चोर होता है, और हम ये बोल सकते हैं कि ये चोरों का सरताज होता है।
और एक बहुत अच्छा और बहुत काबिल ठग हो सकता है, जो कि इतनी चतुराई के साथ अपना काम कर दे, इतने प्यार से लोगों को मिसलीड कर दे कि उनको समझ में ही नहीं आए और वो लोग उसके बहकावे में आ जाएं। केतु नॉर्मली थ्रेट यूज नहीं करता है, वो डिसीविंग फॉर्म में चीजों को यूज करता है। और अगर हम इस चीज को पॉजिटिवली लें, जैसे कि जो लोग डिफेंस में काम करते हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, अगर वो लोग चोरों की तरह नहीं सोच सकते तो वो चोरों को कभी नहीं पकड़ सकते। तो चोरों की तरह सोचने की जो काबिलियत देता है, वो केतु देता है। केतु को पता होता है कि चोर किस तरह से ऑपरेट करेगा किसी इन्वायरमेंट में, कितने बजे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, किस तरह के इंसान को वो अपना विक्टिम बना सकता है, कि वो उसके घर में घुस जाए और वहां पे जाके चोरी कर ले, या किसी की प्रेमाइसेस में से कुछ चोरी कर ले, या किसी की जेब सफाई करके किसी की जेब काट ले। तो ये जितने भी किस्म के चोर होते हैं, चाहे वो किसी की जेब काट रहा हो, या फिर किसी का कोई बैग लेके भाग गया हो, या फिर वो किसी की घर में जाके जो चोरी कर रहा हो, जो कि छुप के और बिना फोर्स को नॉर्मली यूज करे, बिना नॉर्मली हथियारों को यूज करे जो करी जाती है, वो जो चोरी होती है, वो उसके कारक का केतु होते हैं। अब राहु का कंपैरिजन और केतु के कंपैरिजन में डिफरेंस ये है कि राहु सीधे जाके डकैती डकैती करता है। राहु सीधा हथियार लेके घर में जाता है, या फिर वो थ्रेट के फॉर्म में घर में घुसता है और वो इंसान को बुरी तरह से डराता है और उसका सारा मान लेके चंपत हो जाता है। बट केतु फोर्स नहीं यूज करता है, वो छुप के आता है, अंधेरे में आता है और अपना काम करके चला जाता है। इसीलिए वो छुपी हुई चीजों के ऊपर भी बहुत अच्छे तरह से काम कर सकता है। आ, कुछ आ, ये जो स्पेसिफिक क्वालिटी है जो कि चीजों को छुपा के रखने की है, या फिर चोरी करने का हुनर होना, ये क्वालिटी इस भी तरह से हो सकती है कि इंसान चीजों को छुपा के बहुत अच्छी तरह से रख सकता है। सो कमिंग बैक टू आवर ट्राइन्स, नवमांश ट्राइन्स एंड प्लैनेट्स प्लेस देयर, जैसे ही हमको चार्ट सेट करना हो और केतु ट्राइन्स में हो, तो ये वाली क्वालिटीज को पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट करके जातक से पूछना बहुत जरूरी है। हम ऐसे भी जातक से पूछ सकते हैं कि क्या आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से छुपा के रख सकते हैं, या फिर अगर हम कोई चीज इस रूम में छुपा दें तो क्या आप उसको खोज के निकाल सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं उस तरह से। तो ये सारी क्वालिटीज को भी चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार और क्वालिटीज मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, ये जो चोरी की और ठग वाली क्वालिटीज होती हैं ये मैनिफेस्ट होती हैं जातक में, पर कोई भी अपने मुंह से कभी नहीं बोलता है कि मैं चोर हूँ। सो इस चीज को थोड़ा पॉजिटिव फॉर्म में हमको प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तभी हमको पता चल पाएगा जातक के, या तो हमको जातक के बारे में ऑलरेडी पता हो, या फिर जब हम जातक के साथ रेट्रो डिस्कस कर रहे हो, उनके साथ उनकी साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ कुछ चीजें या कुछ नीतियां डिस्कस कर रहे हो, तब हमको ये चीज सामने प्रेजेंट हो सकती है। एक और मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव एग्जाम्पल देना चाहूंगा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, चोर और चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनका केतु नवमांश लग्न में है, और वो एक चोर की तरह बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पास कोई एबिलिटी हो और हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। जिस भी इंसान में चोर की तरह सोचने की एबिलिटी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोरी करेगा और वो चीजें जाके चुराएगा जाके दुनिया में। हमको जो चीज जिस तरह से है उसको जिस लेवल तक है वहीं तक समझना चाहिए, और फालतू के इंटरप्रिटेशंस नहीं निकालने चाहिए। सो मैं ये एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मेरे एक मित्र हैं जिनका केतु नवमांश लग्न में है, और वो जहाँ पे मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ वहाँ पे उनको बार बार अपने गांव जाना पड़ता है। एक बस लेके वो अपने गांव जाते हैं, और वो एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी उनके फैमिली मेंबर्स जो कि लेडीज उनके साथ जाती हैं, तो उनको काफ़ी गहने और वो सब चीज़ों को उनको पहनना पड़ता है, क्योंकि वो सोसाइटी में उन लोगों का स्टेटस ऐसा है, और बाकी जो भी उनकी प्रॉब्लम है। सो उनको ये वैल्यूबल्स गुड्स अपने साथ हमेशा कैरी करना पड़ता है।
बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो गांव है जहाँ पे उनको जाना पड़ता है, अगर गाड़ी से वहां पे ना जाया जाए तो वहां पे एक या दो नॉर्मल क्वालिटी की पब्लिक बसेस ही जाती हैं। तो अगर कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो तो उन लोगों को एक पब्लिक बस लेके ही वहां पे जाना पड़ता है, जो कि नॉर्मली इतने वैल्यूबल्स के साथ ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और उस रास्ते पे नॉर्मली चोरियां होती रहती हैं। तो अब ये जो मेरे मित्र हैं ये क्या करते हैं, ये जो जभी भी अपने वैल्यूबल्स लेके जा रहे होते हैं तो ये उन वैल्यूबल्स को एक बड़े नॉर्मल से बैग के अंदर भरते हैं, उसमें अंदर थोड़े थोड़े से कपड़े डाल देते हैं और उस बैग को उठा के बस के पीछे वाले सेक्शन में रख के आ जाते हैं, जहाँ पे इंडिया में नॉर्मली सारे ट्रैवलर्स जो भी वहाँ पर ट्रैवल कर रहे होते हैं वो अपने नॉर्मल जो ब्रीफ केसेस हैं जहाँ पे रखते हैं वहां पे जाके वो उसको उठा के पटक देते हैं और रादर कंडक्टर को जाके दे देते हैं कि इस तरह से उसको कंडक्टर को देते हैं और बाकी लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि जैसे इसमें रजाई पड़ी हो और बिल्कुल कोई वैल्यूएबल चीज नहीं हो। तो जो भी लोग वहां पे खड़े होते हैं, अगर कोई चोर उस बस में ही बैठ रहा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन आदमी किस तरह का सामान लेके ट्रैवल कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें, शायद से आदमी के शूज होंगे या थोड़े से कपड़े होंगे, तो इसने वहां पे वो रख दिए। वो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि इतने वैल्यूएबल सामान को या तो वो 24 घंटे अपने हाथ में दबा के रखें, ताकि वो किसी को एक इम्प्रेशन दे कि भाई इसमें कुछ वैल्यूएबल चीज है और इस इंसान के लिए जरूरी है। या तो वो किसी लेडी ने पकड़ा हुआ हो या वो किसी आदमी ने जो ढंग के कपड़े पहन के अगर घूम रहा हो। तो एक जो छोटा चोर होता है उसको इस तरह की चीजों से वो चीजों को पकड़ता है और उसको अंदाजा होता है। और आज तक का उनका एक्सपीरियंस है कि उनको हमेशा अपने बैग इंटैक्ट मिले हैं। वो दूसरी बात है कि उस बस में बैठे हुए लोगों की छोटी छोटी चीजें भी चोरी हुई हैं, पर उनके ज्वेल्स आज तक कभी नहीं चोरी हुए हैं। सो वो ये पूरा एग्जाम्पल इसको बताने के लिए है कि वो ग्राउंड लेवल पे उस जगह पे उस एटमॉस्फेयर में किस तरह से थीफ ऑपरेट करते हैं। ये साइकोलॉजी पूरी उनके पास, उनको इस चीज की पूरी पकड़ है और उनको पूरी समझ है। और वो अपने गट्स यूज करके, उनकी मेंटालिटी को यूज करके उनको ही डिसीव करते हुए अपना पॉजिटिव काम, अपनी सिक्योरिटी का काम, अपने सामान को अच्छे से सुरक्षित रखने का काम करते रहते हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनसे पूछा जाए, अगर मेरे जो मित्र हैं जिनके बारे में बात करी अभी, उनसे पूछा जाए कि आपको डर नहीं लगता कि आप इतने वैल्यूएबल सामान को उठा के पीछे की जगह पे रख देते हैं जहाँ पे बाकी सब लोगों का सामान पड़ा रहता है, जहाँ से कोई भी चीज़ों को उठा के ले जा सकता है। तो उनका जवाब ये होता है कि उससे ज़्यादा सिक्योर और सेफ जगह नहीं है इस पूरे बस में। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि मुझे पूरे रास्ते किसी चौकीदार की तरह इसकी रखवाली करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। और मैं ये नहीं चाहता कि कोई आदमी मेरे पे कुछ आक्रमण करके या कुछ वार करके मेरे मेरे से सामान छीन के चला जाए। ये किसी भी इस तरह के चोर को या इस तरह के किसी इंसान को अगर भनक पड़ जाए तो ये रूट ऐसा है कि यहाँ पे ये लोग वेपन्स यूज कर सकते हैं। सो इसलिए ये सबसे सेफ तरीका है। तो कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि को यूज करके, अपने केतु के गुण को यूज करके चोरों को ही डिसीव करना सीख लिया है और वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए ये इस एग्जाम्पल में बताने की मैंने कोशिश करी है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक और सज्जन है जिन्होंने मुझे थोड़े समय पहले कांटेक्ट करा था, वो माइनिंग में काम करते हैं और कुछ बात करते करते उनका भी नवमांश लग्न में केतु है। तो कुछ बात करते करते उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे जो लोग प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं ऐसे कस्टमर्स मुझे पसंद नहीं आते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ फिर मैं उनको दूसरी तरह से हैंडल करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप दूसरी तरह से हैंडल करने का क्या मतलब है, आप कैसे हैंडल करते हैं उनको। तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखिए हमारे पास जो माइनिंग, वो स्टोन्स की माइनिंग करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखिए हमारे पास जो स्टोन्स की हम माइनिंग करते हैं वो स्टोन्स को हम डिफरेंट साइजेस में ब्रेक करते हैं और फिर उसकी कुछ मैश साइजेस होती हैं, कुछ मिलीमीटर्स में उनका मेजरमेंट होता है और फिर उनके हिसाब से उनकी प्राइसिंग होती है। बहुत सामान्य सी बात है, जो चीज़ जो बहुत छोटी सी होती है, जो रेत जैसी होती है, जो कि साइज में छोटे होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है। जैसे ही पीसेस थोड़े बड़े होते चले जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो
एंड ऑफ द डे अगर कोई ग्रुप या उनके कस्टमर उनके साथ बहुत ज्यादा पैसों का नेगोशिएट करते हैं, तो वो अपने स्टाफ को इस तरह से उन्होंने ट्रेन करा हुआ है कि जो वो उनकी रिफिलिंग, जो ट्रक्स को वो फिलिंग करवाते हैं उनके प्रोडक्ट की, वो इस तरह से करवाते हैं कि जो खरीदने वाला होता है उसको ऐसा लगता है कि इन टोटलिटी में उसने जो ऑर्डर करा है वो उसको मिल गया है, वो मैच साइज के प्रोडक्ट्स उसको मिल गए हैं। क्योंकि एक बार प्रोडक्ट्स माइन एरिया से बाहर निकलने के बाद दोबारा मेजर नहीं होते हैं। सो वो इस तरह से ट्रक्स को फिल करवाते हैं कि वो उसमें छोटे मैच साइज के और जो कि कम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की जो वो हैं वो ज्यादा फिल कर देते हैं, और इन टोटलिटी वो उस कस्टमर को उतना ही प्रोडक्ट देते हैं जितना वो उनके हिसाब से उनको पे कर रहा है। तो अगेन उन्होंने कोई चीज को चुरा लिया और अपना एक बिजनेस बेनिफिट निकाल लिया। इस एग्जाम्पल देने का भी मेरी मंशा यही है कि हम अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की चोरियां करते हुए देखेंगे, बट सबके जो नैसर्गिक कारक हैं वो केतु होंगे। या तो अगर हम नॉलेज बेस या नॉलेज इंडस्ट्री की बात करें, तो इंसान दूसरों की नॉलेज या तो चुरा सकता है या फिर बहुत गुप्त ज्ञान निकाल के ला सकता है। इस तरह की चीजें भी निकल के आ सकती हैं। सो हमको अपना होराइजन ओपन रखना पड़ेगा, हमको अपना होराइजन ब्रॉड करके रखना पड़ेगा, अपना माइंड ओपन करके रखना पड़ेगा, और हमको सोचना चाहिए। बट बेसिक नैसर्गिक कारक का किसी भी चीज के सेम रहने वाले हैं, और इसी चीज की फाउंडेशन के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। नॉलेज के डोमेन में जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी केतु देता है वो एक मैथमेटिक्स और नंबर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि अंक गणित होती है, जो कि जोड़ भाग की गुणा भाग जो कि हम बोलते हैं कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेना, बहुत जल्दी डिवाइड कर लेना, बहुत जल्दी ऐड कर लेना, या किसी भी फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन को बहुत तेजी से कर लेना जहां पे भी नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी की सारी क्वालिटीज हमको केतु से मिलती है। केतु हमने बताया, हमने बात करी थी कि हेडलेस होते हैं, और केतु में एक बहुत बड़ी पावर इंट्यूशन की होती है। सो इन जनरल किसी भी प्रॉब्लम को या किसी सिनेरियो को टोटलिटी में समझकर बिना एनालिसिस, ज्यादा बिना एनालिसिस करे किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना एक इंट्यूशनल एबिलिटी होती है, जिसको मॉडर्न साइकोलॉजिकल फॉर्म में इंट्यूशनल फॉर्म ऑफ माइंड बोलते हैं। आ, जो कि आज के ज़माने में मैनेजर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में भी कई तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, और वो इस क्वालिटी को इन्हांस करने की और यूटिलाइज करने की शिक्षा बाकी मैनेजर्स को दिया करते हैं। क्योंकि उन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो लोग एक समय के बाद किसी प्रॉब्लम को टोटलिटी में सुन के तुरंत उसके सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। जस्ट लाइक अ नंबर इन मैथमेटिक्स, जब हमको जस्ट लाइक अ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, जैसे हमको बहुत बड़ा कोई डिजिट या नंबर दे दिया गया हो और हमको उन दो दो नंबर दे दिए गए हो, और उनको मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स में या डेसिबल में हमको वैल्यू निकालनी हो, तो वो एक काफी इंट्यूशनल सा काम हो जाता है। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स जो होती है वो एक टोटल इंट्यूशन होती है। हम लोगों ने कुछ ह्यूमन कंप्यूटर्स को भी देखा है, जैसे एक लेडी हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हिंदुस्तान की हैं, जो कि बड़े बड़े नंबर्स को बहुत तेजी से कैलकुलेट कर देती हैं। तो उनका भी जो पावर जो उनको मिली हुई है वो केतु की तरफ से ही मिली है। आप इंट्यूशन की बात पे अगर हम आए, तो केतु इंसान में जबरदस्त इंट्यूशन की पावर देता है। और ये मैथमेटिक्स, इंट्यूशन, थ्योरी और जितनी भी चीजें हम बात कर रहे हैं, ये सब उन लोगों में भरपूर मिलती हैं जहां पे भी केतु ट्राइन्स में नवमांश लग्न में बैठे होते हैं। ट्राइन्स मतलब होता है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। सो इंट्यूशन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो। कोई बिजनेसमैन अगर जा रहा है कुछ डील के लिए और वो श्योर है कि जो
प्रपोजिशंस वो अपने काउंटर पार्ट्स को देने वाला है, वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका काम बन जाएगा और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा इस डील के बाद। अगर ऐसा किसी को इंट्यूशन हो रहा है और वो चीज़ होती है, तो ये पार्ट भी पूरा इंट्यूशन में आता है। ऑन द नेगेटिव साइड किसी को कभी कभी चलते चलते एक एहसास हो जाता है कि भाई आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ, या तो मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, या फिर कोई बुरी घटना घटने वाली है, या फिर कुछ दुखद न्यूज़ मिलने वाली है, और उस तरह की चीज़ रियलिटी में उसके साथ हो जाए, तो हम इसको भी इंट्यूशन बोलते हैं। एक तरह से हिंदी में बोला जाए तो एक छठी इंद्री, एक सिक्स सेंस उन लोगों में एक डेवलप होता है, जो कि पता नहीं होता उनको कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होने वाला है, बट उनको ये आभास होता है कि ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। हम लोग कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कि अपने स्पाउस को, अपने काउंटर पार्ट को फर्स्ट टाइम देखते हैं और उनके जहन में एक फीलिंग आ जाती है कि यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी रहना है, और इसी इंसान के साथ मेरा जीना यहाँ पे लिखा है। तो जिस भी इंसान के अंदर इस तरह की फीलिंग आ जाती है, वो भी एक इंट्यूशन है। उसको पहले से ही बिना किसी दूसरे फॉर्म ऑफ नॉलेज के या इंफॉर्मेशन के एक कॉन्क्रीट रिजल्ट के बारे में पता चल जाता है, जिसका रीजन उसको नहीं पता, बट उसको ये महसूस हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा कुछ होता है उसके साथ। मॉडर्न सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जितने भी किस्म के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, या स्मॉल मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जैसे हमारे फोन्स हुए, जितने भी तरह के आईपैड चल रहे हैं, कंप्यूटर्स चल रहे हैं, जो और दूसरे गैजेट्स होते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं और वो हमको अलग अलग तरह की यूटिलिटी देते हैं और अलग अलग तरह के फीचर्स उनके अंदर होते हैं। सभी के अंदर कुछ सर्किट्स होते हैं, छोटी छोटी सी चिप्स होती हैं, छोटे छोटे से डिवाइस का साइज होता है। सो हमने राहु के बारे में बात करी थी, हमने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी थी, हमने सर्वर्स की बात करी थी, हमने फ्रिजेस की बात करी थी। तो इन जनरल जो छोटे लैपटॉप कंप्यूटर्स से लेकर जो छोटे पाम हेल्ड डिवाइसेस हैं, या फिर और अदर जो जितनी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी चीजें भी केतु से रिप्रेजेंट होती है। केतु से भी एक फॉर्म में इंजीनियरिंग रिप्रेजेंट होती है। सो इन चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अ, जितने भी प्रिसाइजन इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए, बहुत अच्छी तरह से नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वॉचेस हों, समय को हमको मेजर करना हो, वो कॉम्पास हों कि हमको डायरेक्शन मेजर करना हो, कुछ मेडिकल डिवाइसेस आजकल कंज्यूमर के लिए चलती हैं कि वो कई तरह के टेस्ट अपनी बॉडी के उनके ऊपर कर सकते हैं, जैसे ब्लड का, शुगर का टेस्ट आज हम लोग खुद बैठ के कर सकते हैं। या और भी तरह की जो साइंटिफिक डिवाइसेस होती हैं, जो कि लैब्स में काम आती हैं, जो कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में काम आती हैं, जो कि अलग अलग तरह के टेस्ट करने के काम आती हैं, बहुत छोटी हों और प्रिसिजन के साथ, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के साथ, बहुत छोटे प्रिसिजन यूनिट के साथ अगर हमको किसी चीज़ को मेजर करना हो, तो उसकी वो डिटेल्स हमको देती हो। तो वो भी सारी की सारी चीज़ें, जो भी प्रिसिशन की सारी चीज़ें हैं, वो भी केतु से ही रिप्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई विमान उड़ रहा होता है, तो जो कॉकपिट में पायलट बैठे होते हैं, उनके सामने बहुत सारे डिवाइसेस होती हैं, जो कि बहुत तरह की चीज़ें मेजर कर रही होती हैं। विमान के अंदर का प्रेशर कितना है, बाहर का कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी चल रही है, हवा कितनी तेजी से चल रही है, हम लोग कौन सी ट्रेजेक्टरी पे फॉलो कर रहे हैं, हमारे आगे पीछे दूसरे विमान हैं कि नहीं है तो कितने डिस्टेंस में है, कितनी देर में हम आगे जा सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स एक पायलट को यूज करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू रीच, अच्छे तरह से सेल करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, सेल करने के लिए, और लैंडिंग करने के लिए। तो वो सारी की सारी चीजें भी फॉर एग्जांपल केतु ही रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु उनके नैसर्गिक कारक हैं। ऐसे ही हैं हमको मॉडर्न फॉर्म में जितने भी आने वाले समय में और जो डिवाइसेस आने वाली हैं, जो कि इसी फिजिकल फॉर्म में है और बहुत छोटी हैं, वो भी हमको केतु से ही रिप्रेजेंट होती हैं। तो इन चीजों को बनाना, इन चीजों की मरम्मत करना या रिपेयर करने की क्वालिटी भी हमको
केतु से ही मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ छोटे छोटे बच्चों की कुंडली में देखा है कि 15-16 साल का लड़का है और केतु उसका ट्राइन्स में है, नवमांश लगना का। और उसने अपना आईफोन पूरा का पूरा खोला हुआ है, वो छोटा सा एक वो चाकू लेके आया है किचन के अंदर से, पूरा का पूरा फोन उस बच्चे ने खोल दिया है। और वो एक एक इक्विपमेंट को जानता है, समझता है। उसने सारी की सारी चीजें उसकी अलग कर दी हैं, कौन सा उसने आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि कौन सा पार्ट खराब है। वो बाजार में जाता है, वो पार्ट लेके आता है और उस चीज को लगा देता है और पूरा फोन वापस से बंद करके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। सो ये जो क्वालिटी उसके अंदर आई है वो उसने कहीं से सीखी भी नहीं है, पर वो उसके अंदर एक गॉड गिफ्ट है, हम ये कह सकते हैं। और जो प्लैनेट नवमांश लग्न में स्पेसिफिकली होते हैं, वो हमको क्वालिटीज गॉड गिफ्ट की तरह मिलती हैं। और उसमें इंसान को ज्यादा मेहनत करके सीखना नहीं पड़ता है। वो चीजें इंसान के साथ इनबिल्ट पुराने कर्मों के हिसाब से जो गॉड हमको क्वालिटीज देके भेजते हैं, वो इस जन्म में हमको मिल जाती हैं। सो ये जो क्वालिटी मैंने एग्जांपल लिया है अभी ये वाला रिपेयर करने का, एक प्रिसिजन इक्विपमेंट्स को, क्योंकि आईफोन एक बहुत छोटा सा डिवाइस है, उसको खोलना, उसको पूरी तरह से ठीक करना एक 16 साल के बच्चे के लिए काफी टेढ़ी खीर है। पर फिर भी वो कर लेता है। सो उसके पास एक डिवाइन क्वालिटी है जो कि उसको केतु से मिली है। आप इंट्यूशन की हमने बात कर ली। और किसी भी किस्म का स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेशन, या उनके साथ बात करना या उनकी बात को समझना, जो कि एक नॉन फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो सारी की सारी चीजें हैं ये भी केतु से ही रिप्रेजेंट होती हैं। इसीलिए केतु किसी भी फॉर्म में विच क्राफ्ट को या किसी भी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विच क्राफ्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑकल्ट प्रोफेशंस में केतु एस्ट्रोलॉजर को रिप्रेजेंट करते हैं। अ, राहु और केतु दोनों ही प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बाउंड्रीज को तोड़कर आगे जाने के लिए, एक बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए बहुत डीप चले जाने के लिए। सो ये दोनों ही चीजें एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। और समय अगर हम अच्छे तरह से एनालाइज करें तो एक्सट्रीम फॉर्म में ही लोगों के लिए चलता रहता है, और दो एक्सट्रीम फॉर्म्स के अंदर ही उनकी जिंदगी बनी रहती है। सो इन जनरल सारे ऑकल्ट प्रोफेशंस को राहु और केतु दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। राहु थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म और नॉन स्पिरिचुअल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, केतु थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म, विच क्राफ्ट और इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। डॉग्स जो होते हैं वो भी केतु से ही रिप्रेजेंट होते हैं। अ, केतु एक बहुत आज्ञाकारी इंसान भी आज्ञाकारी इंसान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग काफी ड्यूटी माइंडेड भी हो सकते हैं। लॉर्ड गणेश जो होते हैं वो भी ज्योतिष में केतु का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और जो पौराणिक स्टोरी होती है जिसमें लॉर्ड शिवा जो कि सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नॉलेज के बिना जब मदर पार्वती ने, जो कि माइंड को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने एक बॉडी जो कि गणेशा रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्रिएट कर दिया। और उस बॉडी को उन्होंने ये बता दिया कि जब तक कोई यहाँ पे जब तक मैं अपना स्नान कर रही हूँ, मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, तब तक कोई भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ड्यूटीफुली गणेशा ने अपने फादर को, जिनको वो नहीं जानते थे, उनको भी उन्होंने रोक लिया। तो एक ये रिप्रेजेंटेशन है कि केतु बहुत ड्यूटी माइंडेड होता है। और ड्यूटी माइंडेड होना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने ड्यूटी माइंडेड पॉजिटिविटी की बात करी थी तो डिफेंस सर्विसेज की बात करी थी। ड्यूटी माइंडेड होना विथ नेगेटिव एस्पेक्ट, वो एक टेररिस्ट का फॉर्म भी हो सकता है। पर दोनों के लोग अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, अपना अपना जो उनको कार्य दिया हुआ है उसको निभा रहे हैं। सो कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, वहां पे जब सोल को ये पता नहीं होता कि उसकी बॉडी कौन सी है, और माइंड ने कुछ इल्यूजन से अपनी डिजायर के हिसाब से
कुछ क्रिएट कर दिया है, तो सोल उस बॉडी को त्याग देता है। और वो दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिवा स्लॉटरिंग द हेड ऑफ लॉर्ड गणेशा। क्योंकि जब तक सोल एक बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक एक सोल एक बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहता है, और जब तक एक सोल एक बॉडी के अंदर रहना चाहता है, तब तक उस बॉडी का एग्जिस्टेंस रहता है, और उस सोल की वजह से ही वो बॉडी चलती रहती है। यही इस पूरी स्टोरी का सिंबॉलिक मीनिंग है कि सन लॉर्ड शिवा को जब अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता था कि ये उन्हीं की बॉडी है, इसी में उनका वास है, तब वो उसको स्लॉटर कर देते हैं। क्योंकि वो उनको अपोज करते हैं, लॉर्ड गणेशा उनको अपोज करते हैं, और वो उनको उनके कॉन्सोर्ट के पास, उनकी स्पाउस के पास जाने से रोकते हैं। तो इस बात पर लॉर्ड शिवा को बहुत क्रोध आ जाता है। और जब उनको माँ पार्वती आके बताती हैं कि ये उन्हीं की क्रिएशन है, ये तो उनकी संतान है, जब सोल को ये समझ में आता है कि ये उसी की बॉडी है, तो वो उसको वापस से स्टैब्लिश कर देते हैं। और उस स्टोरी के अंदर लॉर्ड शिवा एक हाथी का अ, जो सर है, वो गणेशा लॉर्ड गणेशा के सर पे लगा देते हैं। क्योंकि उसके पीछे भी जिन लोगों को उन्होंने भेजा था, कुछ स्टोरीज में विष्णु भगवान का वर्णन है, कुछ स्टोरीज में लॉर्ड शिवा का वर्णन है कि जो भी बच्चा अपनी मदर से उल्टा होके सो रहा हो, उसका हेड मुझे लाके दे दो, और वो इस चाइल्ड के सर पे लगेगा, लॉर्ड गणेशा के सर पे लगेगा। तो जो लोग उनको लेने गए थे, तो उस समय एक छोटा हाथी था, वो उल्टे डायरेक्शन में सो रहा था, और फिर उसका सर इस्तेमाल करा गया। और इसीलिए लॉर्ड गणेशा के ऊपर फिर एक हाथी का हेड उनके हेड को शोभा देता है, और वहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। सो ड्यूटी माइंडेड की फॉर्म में केतु बहुत ज़्यादा ड्यूटी माइंडेड होता है और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होता है। एक डॉग में भी ये सारी क्वालिटीज होती है, तो डॉग को का भी रिप्रेजेंटेशन केतु ही करते हैं, और उनके नैसर्गिक कारक होते हैं सारे के सारे डॉग्स के। जितनी भी तरह का फिश और जो समुद्री जीवन है, नॉर्मली वो सारा के सारा केतु से रिप्रेजेंट होता है, और केतु नॉर्मली फिशेस को वेरी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं। आ, केतु को धूम्र केतु भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य और मंगल की तरह अग्नि तत्व प्लैनेट होते हैं, और ये जहां पे भी जाते हैं वो उस चीज को भस्म कर देते हैं, उसको पूरा स्वाहा कर देते हैं, उसको ध्वस्त कर देते हैं। तो इनको धूम्र केतु भी बोला जाता है। तो स्मोकिंग के लिए और स्मोक के जो कारका हैं, वो भी ज्योतिष के अंदर अंदर केतु ही होते हैं। एक अदर फॉर्म में जितने भी तरह के रिपेयर मेंटेनेंस और प्रिसिजन लेवल को लेके जो जॉब्स होते हैं, जो भी काम करने होते हैं, चाहे वो प्रिसाइसली कोई डिजाइन बनाना हो, चाहे वो प्रिसाइसली कोई चीज को कहीं पे रखना हो, या उसमें किसी भी तरह का प्रिसिजन इन्वॉल्व हो, और उसमें नॉर्मली गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो चीजें हो, वो सारी की सारी चीजें भी केतु रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड केतु हेडलेस होते हैं। तो इनकी जो अप्रोच होती है वो लाइफ में बड़ी ही रैश होती है, ज्यादा सोच समझ के काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये मिस्टेक्स भी बहुत सारी करते हैं। तो इन जनरल जो गलतियों के जो कारका होते हैं, वो केतु होते हैं, क्योंकि वो हेडलेस होते हैं, और उनकी अप्रोच एकदम सडन होती है। वो ज्यादा सोचने में समझने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और तुरंत कुछ एक्शन कर देते हैं, और इस वजह से गलती हो जाती है। राहु ऑन द कॉन्ट्ररी जो होता है, वो बहुत बड़ा सर होता है, वो एक रावण होता है, जो कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है, और बहुत अच्छे से सोच विचार करके काम करता है, जो कि केतु बिल्कुल भी नहीं करता है। फनाटिक्स की हमने बात करी। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो कि फ्लैग, जो कि किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी कंट्री का, किसी सोसाइटी का, किसी ग्रुप का, और जो भी कंटिन्यूटी की बात है, जो कि उसको एक एग्जिस्टेंस देती है, वो सारी की सारी चीजें केतु रिप्रेजेंट करते हैं। वर्शिप के अंदर अगर हम बात करें, तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, बात समझने के लिए, ड्यूटी माइंडेड होने के लिए, तो लॉर्ड गणेशा जो होते हैं, वो उनकी उपासना करना,
केतु से ही हमको मिलती है, और केतु ही उसके कारक होते हैं। श्री विष्णु अवतार की अगर हम बात करें, तो जो मत्स्य अवतार होते हैं, वो भी केतु से ही रिप्रेजेंट करे जाते हैं। गॉडेसेस की अगर हम बात करें, तो मदर धूमावती और मदर चामुंडा। माँ चामुंडा का मंत्रा इस शुरू शुरू के लेक्चर के शुरू में मैंने रिसाइट करा है। तो इनकी जो भक्ति होती है वो भी हमको केतु से ही आती है। सो रेमेडियल मेजर्स में हमको जब भी कुछ शास्त्रों के हिसाब से बताना है, या स्पेसिफिक रेमेडी अगर शास्त्रों में नहीं है, हमको ज्योतिष नॉलेज यूज करके रेमेडी इवैल्यूएट करके उसके कंक्लूजन पे पहुंच के किसी जातक को अगर रिकमेंड करनी है, तो हमको ये सारे के सारे कारक तत्व जो ग्रह के हैं, जो सारे के सारे डीटीज और गॉड एंड गॉडेसेस हर एक ग्रह हर एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर प्लैनेट या पर्टिकुलर एस्पेक्ट से प्रॉब्लम निकल के आ रही है, तो उसका देवता हमको जरूर पता होना चाहिए। नहीं तो हम उस रेमेडी को नहीं तो हम अच्छी रेमेडी दे नहीं सकते, शास्त्रों की जो रेमेडी है वो दे नहीं सकते, और जो हमको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपनी नॉलेज के हिसाब से कैलकुलेट करके जो एक जातक को बतानी होती है, वो भी हम नहीं कर सकते। सो अभी हमने ग्रह के सारे नैसर्गिक कारक तत्व अभी ऑन इन जनरल कवर कर लिए हैं। कुछ चीजें मैं मानता हूं कि छूट गई होंगी, कुछ चीजें अभी पेंडिंग है, या तो इस लेवल के लिए जरूरी नहीं है, या फिर मेरे से मिस हो गई हैं। तो उनको हम ग्रेजुअली अपने नॉलेज बेस में कवर करते चले जाएंगे। और अगर आपको भी कोई चीज मिसिंग लगती है, तो आप मेरे को एक बार बताएं, और हम लोग कभी बैठ के कभी हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो भी चीज मिसिंग है उन सब चीजों को इंक्लूड करते रहते हैं। सो ऑन ग्लोबल नैसर्गिक कारक पर ये जो पूरा लेक्चर था, दिस एंड्स हियर। एंड लेट मी नो इफ you have any questions regarding this, or rather let's have a good session and let us discuss, and hopefully have a quiz on this thing, to just evaluate our knowledge and to just revise what we have learned. Because like until we practice what we have learned, this knowledge will be of no use. uh, Hope it helps you, and thanks a lot for listening.